हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है और अब हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो गुप्त साम्राज्य में कई सारे शासक हैं, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक को श्री गुप्त हैं। श्री गुप्त का जो कार्यकाल रहा है 240 से 280 ईसा पूर्व तक रहा है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि गुप्त के बारे में कई लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग बातें बताई हैं। पहले व्यक्ति जो आए हैं काशी प्रसाद, इन्होंने बताया कि गुप्त किस जाति से संबंधित थे। इन्होंने बताया कि गुप्त लोग जो थे वे जाट जाति के हैं और जाट लोग जो हैं पंजाब में प्रसिद्ध थे। इससे यह सिद्ध होता है कि काशी प्रसाद जायसवाल जी ने गुप्त को जाट जाति का बताया और जाट लोग पंजाब में प्रसिद्ध हैं। दूसरे व्यक्ति जो आए हैं उनका नाम है राय चौधरी जी। इन्होंने बताया कि गुप्त लोग ब्राह्मण थे। इनके बाद में तीसरे व्यक्ति आए, उनका नाम है गौरी शंकर ओझा। इन्होंने बताया कि गुप्त लोग क्षत्रिय थे। इनके बाद में चौथे व्यक्ति आए, उनका नाम है एलन एव एल्टेयर। इन्होंने बताया कि गुप्त लोग वैश्य धर्म से संबंधित हैं। ये चार व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी अलग अलग बातें बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर होगा गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन बनेगा, गुप्त साम्राज्य के लोग किस धर्म को मानते थे? गुप्त साम्राज्य के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म का मतलब है गुप्त लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अगला पॉइंट आएगा, श्री गुप्त को एक उपाधि प्राप्त थी जिसका नाम है महाराज धीराज। यह एक ऐसी उपाधि है जो भारत की देन थी। श्री गुप्त के बाद राजगद्दी पर घटोत्कच बैठा। चलिए आइए आप जानते हैं अगले शासक के बारे में। अगला शासक है घटोत्कच। घटोत्कच का कार्यकाल जो है 280 से 320 ईसा पूर्व तक चला। घटोत्कच ने 40 वर्ष शासन तो जरूर करा था, परंतु खास काम नहीं करा था और पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए इनके बाद में जो शासक आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल जो है 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। अगला पॉइंट बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलाए थे। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम जब सिंहासन पर बैठा तब इसने एक संवत चालू किया जिसका नाम है गुप्त संवत। गुप्त संवत का कार्यकाल 319 या 320 तक था। किसी किसी बुक में 319 दिया है और किसी किसी में 320 दिया है, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का प्रथम महान सम्राट बना, इसलिए चंद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठते हैं। आइए जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 335 से 375 ईसा पूर्व तक रहा है। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, उनका क्या नाम है? तो पहले पुत्र का नाम था रामगुप्त
और दूसरे का था चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, जिसके कारण कविराज नाम की उपाधि मिली थी। अगर बात करें कि संगीत का पता कैसे चलता है, तो संगीत का पता हमको सिक्कों द्वारा चलता है, क्योंकि सिक्कों में जो आकृति आ रही थी, उस आकृति में एक व्यक्ति वीणा बजाता हुआ दिखाई दे रहा था। आइए इनके उपाधियों के बारे में बात करते हैं। पहली उपाधि तो इनको कविराज के नाम की मिली थी। दूसरी उपाधि इनकी अश्वमेघकर्ता थी। तीसरी उपाधि जो है लिच्छवी द्रौहित्र थी और चौथी उपाधि जो है अप्रतिरथ है। पांचवी उपाधि जो इनको मिली है परक्रमांक है। ये तो इनकी उपाधियों के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत को आर्यव्रत कहा जाता है और दक्षिण भारत को दक्षिणाव्रत कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हरा दिया था और दक्षिण व्रत के 12 शासकों को हरा दिया। इतने शासकों को हराने के साथ साथ ही प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध होने के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नाम दिया। यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आर्यव्रत के 9 शासकों को हरा दिया और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को हरा दिया, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अगर बात की जाए कि इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो इसका प्रमाण हमको प्रयाग प्रस्थलेख में मिलता है। प्रयाग प्रस्थलेख जो है प्रारंभ में प्रयागराज में स्थित था। इसका निर्माण कार्य जो है अशोक ने किया था। प्रयाग प्रस्थ अभिलेख को प्रयागराज से स्थानांतरित कर वैशाली कर दिया। यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि प्रयाग प्रस्थ को कौशाम्बी कौन लेके गया था? तो इसका उत्तर यह होगा कि अकबर प्रयाग प्रस्थ को कौशाम्बी लेके आया था। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले कवि का नाम हरिश्रेण था। कवि हरिश्रेण ने ही प्रयाग प्रस्थ अभिलेख की रचना की थी। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रयाग प्रस्थ की रचना किस शैली में की गई है। तो प्रयाग प्रस्थ अभिलेख की रचना चंपू शैली में की गई थी। जो शैली गद्य व पद्य में लिखी जाती है, उसको हम चंपू शैली कहते हैं। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है। समुद्रगुप्त के दक्षिणाव्रत की विजय को धर्म विजय के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान 5 चरणों में पूरा करा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस राजा ने समुद्रगुप्त से बौद्ध धर्म के लिए अनुमति मांगी थी? यहाँ पर राजा का नाम है मेघवर्मन और मेघवर्मन श्रीलंका का राजा है। इन्होंने गया में बौद्ध धर्म की अनुमति मांगी थी। अब समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त आते हैं, यानी रामगुप्त इनके पुत्र हैं। रामगुप्त का कार्यकाल 375 से 380 ईसा पूर्व तक रहा है। ये केवल 5 वर्ष के लिए आए थे। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बने थे। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। रामगुप्त की मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी ध्रुव देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में विवाह कर लिया था। आइए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। सबसे पहले तो हम इनके कार्यकाल की बात करेंगे। तो इनका जो कार्यकाल है 380 से 412 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों का नाम जो है विक्रमादित्य है, विक्रमांक है, देवगुप्त है, देवराज है, देवश्री है और आखिरी है शक विजेता। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में चीनी यात्री आया था, जिसका नाम है फाहयान। चंद्रगुप्त ने रुद्र सिंह तृतीय नाम के राजा को हराया। यहाँ के राजा जो थे शक के राजा थे, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता नाम की उपाधि प्राप्त हुई। अगला पॉइंट आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे।
इसके बाद में अगला शासक आता है, उसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की उपाधियों के बारे में बात करें तो इनको श्री महेंद्र और दूसरी महेंद्रातिथ्य मिली है। अगला पॉइंट आता है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अगर बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय इस समय बिहार में पड़ता है। कुमारगुप्त का काल इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इस काल में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। इन अभिलेखों में से केवल और केवल 2 अभिलेख प्रसिद्ध थे। वे कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है विल्संड और दूसरा है मंदसौर। मंदसौर की रचनाकार जो हैं वत्स भट्टी हैं। इनके बाद में अगला शासक आता है स्कंदगुप्त। इनकी जो उपाधियां हैं वे देवराज और शुक्रादित्य हैं। अगला पॉइंट आता है इसका, स्कंदगुप्त के काल में हुड़ों ने आक्रमण किया था। हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख हमको भीतरी स्तंभ नामक अभिलेख में मिलता है। हुड़ों के राजा का नाम जो है मुहिरकुल था। हुड़ों को मलेच्छ के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य में एक झील पढ़ी थी, उसका नाम है सुदर्शन झील। इस झील में स्कंदगुप्त का नाम भी शामिल होता है। वह कैसे होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के अनुसार उनके राज्यपाल द्वारा कराई गई थी। उनके राज्यपाल का नाम जो था पुष्यमित्र वैश्य था। चंद्रगुप्त के बाद में अशोक इस झील का पुनरुद्धार कराते हैं। अशोक के राज्यपाल का नाम तुषाश्प था। इसके बाद रुद्रदामन फर्स्ट ने इसका पुनरुद्धार कराया। रुद्रदामन फर्स्ट का राज्यपाल जो था उसका नाम सुविशाख था। आखिर में स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के राज्यपाल का नाम है पर्णदत्त और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वह विष्णुगुप्त तृतीय हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो के साथ में।